सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट लेक्चर। और ये सेंटर ऑफ मास का बहुत ब्यूटीफुल सा लेक्चर होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करके ही मानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भैया हमारे सेंटर ऑफ मास के इस बहुत ब्यूटीफुल से कंसेप्ट के साथ। तो देखिए भाई, सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स के साथ। ठीक, तो इट इज अ पॉइंट इनसाइड अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वेयर द एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो देखिए, ये जो चीज है, ये जो पूरी सेंटर ऑफ मास की चीज है, इसका वास्तविकता से ताल्लुक तो है, लेकिन ये जो है कंसेप्ट इमेजिनरी है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट इमेजिनरी है। ऐसा सच में जो है होता तो है, लेकिन अपने को प्रूफ करने में दिक्कत आ सकती है। इमेजिनरी, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इमेजिनरी क्यों बोल रहा हूं अभी बता दूंगा सब चीज। ठीक है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको इमेजिन करोगे ना तुम लोग कि हाँ ऐसा हो रहा है करके, तभी तुम लोग जो है साइंस में इसको प्रूफ कर पाओगे। अगर तुम इसको इमेजिन नहीं कर रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता यार, ये तो ऐसी जनरल है, ऐसा हो रहा है करके, तो फिर तुम इसको साइंस में प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो इट इज अ पॉइंट इनसाइड अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल वेयर द एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है बेसिकली कोई भी बॉडी के अंदर जो उस बॉडी के पूरे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एक पूरे बॉडी को सिर्फ एक छुटकू सा पॉइंट रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अपन अभी एग्जांपल देखेंगे इसका। ठीक है, बाय मोशन ऑफ दिस पॉइंट एंटायर बॉडी विल मूव। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ना सेंटर ऑफ मास का एक जो है मैं एग्जांपल दिखाता हूँ बढ़िया सा, कि ये सेंटर ऑफ मास वर्क कैसे करता है। तो मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं। ठीक है, दो दोस्त हैं इंस्टाग्रामर लोग। ठीक है, एक का नाम रख देते हैं चिंटू, ठीक है, एक का नाम रख देते हैं बबलू। ठीक, बबलू। ठीक है, तो चिंटू जो है फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है और बबलू थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ लेता है, अपना स्टूडेंट है। ठीक है, तो दोनों इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बबलू ना एक पिक शेयर किया इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उसको चिंटू ने लाइक नहीं किया। ठीक, तो बोला बबलू, भाई चिंटू फॉलो भी नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, कैसे करेगा यार, कैसे चल रहा है ये करके। तो चिंटू गुस्सा हो गया, अरे भाई चित कपड़े जैसा तो तेरा मुंह है, क्या लाइक फॉलो वालो करूंगा करके। ठीक है, तो चिंटू जो है बबलू को अब धक्का मार दिया ऐसे। चिंटू भाई गुस्से में था, मम्मी से डांट खा के आया था, धक्का मार दिया। तो चिंटू जो है बेसिकली बबलू को कहाँ धक्का मारा, छाती पे। ठीक, लेकिन बबलू ने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ रखा था। उसको ये पता था कि अगर किसी बॉडी के सेंटर पे अगर फोर्स लगाता हूं मैं, तब वो बॉडी पूरी की पूरी मूव कर सकती है। ठीक है, तो अब बबलू की बारी आई फोर्स लगाने की, तो उसने जो है पेट के पास फोर्स लगाना ज्यादा पसंद किया। उससे जो है ये जो चिंटू है पूरा का पूरा हिल गया। ठीक है, पूरा का पूरा हिल गया। मतलब इससे क्या पता चला कि सेंटर ऑफ मास जो है रियल लाइफ में वर्क करती है, भले ही इमेजिनरी कंसेप्ट है लेकिन रियल लाइफ में वर्क करती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यहाँ काम आया। एक चीज और है, ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक, तो मान लेते हैं कि अपना एक नया नया बंदा है, मान लेते हैं क्या नाम रखे उसका, बाबूराव नाम रख देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अपना नए आदमी है बाबूराव, उसको जिम जाने का बहुत शौक है। हाँ, जिम जाने का बहुत शौक है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 3000 का बोले और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 6000 का, तो सीधा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया। ठीक है, 6 महीना जिम जा नहीं पाएगा वो, फिर भी ले लिया है। ठीक, अब क्या हुआ कि वो जिम गया। ठीक है, पहले दिन डंबल उठाया, तो डंबल में एक साइड इधर रखा, एक साइड इधर रखा, उठाया 3-4 दिन उठाया, 3-4 दिन उठाया। उसके बाद क्या किया, अब ये डेढ़ होशियार क्या किया कि एक साइड जो है डंबल बढ़ा दिया, दूसरे साइड डंबल नहीं उड़ाया। ठीक है, तो अब इसने क्या देखा कि पहले वो इस पॉइंट पे जो है फोर्स लगाता था तो डंबल उठ जाता था, अब वो उस सिमिलर पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है तो डंबल नहीं उठ रहा। क्यों उठेगा डंबल, क्यों उठेगा, क्योंकि देखो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले फोर्स लगा रहा था, डंबल उठ जा रहा, अब नहीं उठ रहा। क्यों, क्योंकि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज हो चुका है। अच्छा, तो मास बढ़ाएंगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज होता है। हाँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, कि मान लेते हैं ये एक बॉडी है मेरे पास। ठीक है, ये एक बॉडी है ये। अब जो है मैं इसको यहाँ से ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो बैलेंस होगा क्या, नहीं।
लेकिन मैं अगर इसके सेंटर ऑफ मास से इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो ये बिल्कुल बैलेंस होगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कहाँ है सेंटर ऑफ मास इसका, कहाँ है कहाँ है, टिट 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 टिट। हाँ मिल गया सेंटर ऑफ, अरे यार एक सेकेंड, मिल गया सेंटर ऑफ मास मेरे को इसका। अरे तो समझ ही गए तुम लोग यार सेंटर ऑफ मास को कैसे। एक सेकेंड इसमें देख लो, ठीक है। तो इस स्केल का सेंटर ऑफ मास ये वाला है, तो देखो इस स्केल के सेंटर ऑफ मास को मैं ऐसे अपनी उंगली पे रखा हूँ तो ये बैलेंस्ड है एकदम। मतलब क्या ये चीज़ रियल लाइफ में वर्क करती है, हाँ भले ही इमेजिनरी कंसेप्ट है लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल वर्क करता है। सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास को ऊपर कर रहा हूँ तो पूरी बॉडी ऊपर हो रही है, सेंटर ऑफ मास को नीचे कर रहा हूँ तो पूरी बॉडी नीचे हो रही है, ऊपर कर रहा हूँ ऊपर हो रही है, बॉडी को नीचे कर रहा हूँ नीचे हो रही है, ठीक है। और जैसे ही इसका मास अगर बढ़ाऊंगा तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा? बिल्कुल तुरंत ही चेंज होगा। अगर किसी भी तरफ मैं अगर मास बढ़ाता हूँ तो सेंटर ऑफ मास तुरंत चेंज हो जाता है। अभी बाबू राव के केस में अपन देखें, ठीक है ठीक है। और क्या बताना है, हाँ बाय मोशन ऑफ दिस पॉइंट एवरी बॉडी विल मूव, अभी दिखाया कैसे होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ एंटायर सिस्टम, अभी दिखाया कि हाँ मतलब अगर सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा तो बॉडी भी तो बढ़ रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो पूरी बॉडी की वेलोसिटी v ही होगी, हाँ सीधी सी बात है, ठीक। अब जो है मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ केस है तो नेट फोर्स एफ नेट जो है मान लेते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इस सब कंडीशन में एफ नेट को अपन मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं। अच्छा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस पूरी बॉडी के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जब मूव करता है तो पूरी बॉडी भी मूव करती है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बॉडी मूव करे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का मूव करना जरूरी है कोई भी बॉडी अगर मोशन में होना चाहती है तो। होप ये सब क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी तुम लोग को और कंसेप्ट बताते हैं इसके अंदर अंदर का कि और क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ याद रखना कि स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है, किसी भी स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में रहता है, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है ज्योमेट्रिकल सेंटर में उसके, और सर्कुलर कोई डिस्क है उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में रहता है। कहाँ रहता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर में। हाँ ये दोनों का याद रखना, ठीक है। अब इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। अपन आगे की बात करते हैं कि अब क्या क्या खेल कहानी होने वाली है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये पॉइंट पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। ये क्या बोलता है? फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ज्योमेट्री। हाँ ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी जैसे सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ठीक है, इन सब के लिए, ठीक है, क्या होगा? सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ ज्योमेट्री के ही ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सर्कुलर डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ये स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ये ट्रायंगल है तो इसका सेंटर ऑफ मास मिड में होगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की शेप का है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अपन अभी डंबल वाला एक एग्जांपल देखे थे कि यहाँ एक डंबल रखे, यहाँ एक डंबल रखे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आया, ठीक है। लेकिन यहाँ एक डंबल ही रहने दिए, यहाँ 3 डंबल रख दिए, अरे भाई अब सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? जो हाईएस्ट मास वाला है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास खिसक सा जाएगा। ये एक उस लड़की की तरह है जो तुमको धोखा देके ज़्यादा पैसे वाले की तरफ खिसक सी जाती है, समझ रहे हो? तो यही जो है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। जिधर मास ज़्यादा उधर सेंटर ऑफ मास क्या होगा? खिसक सा जाएगा। समझ गए? समझ गए बिल्कुल, ठीक है, ठीक। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ बॉडी, ठीक। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेंटर ऑफ डिस्क एट इट्स सेंटर व्हाटएवर बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब क्या? मतलब अगर मैं किसी भी बॉडी को
किसी भी बॉडी को किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख देता हूँ तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या चेंज होगा क्या? नहीं, वो तो उस बॉडी के सेंटर में ही रहेगा, है कि नहीं? क्या उसका सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला है? नहीं, बस वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका अलग अलग कोऑर्डिनेशन बनेगा, इसीलिए वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड ही नहीं करता है, वो सिर्फ बॉडी के सेंटर पे रहता है, सेंटर ऑफ मास। समझ गए? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हाँ, ये आया बेहतरीन वाला चीज। क्या, क्यों? मतलब नीट में एक बार इससे क्वेश्चन आ गया था। कैसा क्वेश्चन? ये जो सी दिख रहा है ना, ये जो सी, ये आधा जो है रिंग टाइप का है। अब पूछ दिया है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो जिसने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा तो उसमें ऑप्शन क्या क्या था? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जिसने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा वो तो ये वाला टिक करके आ गया, यहाँ पे होगा भाई सेंटर ऑफ मास करके। लेकिन नहीं, सेंटर ऑफ मास जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे जो है उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ओपी वाला क्वेश्चन। अब क्यों करता है वो बताता हूँ, ठीक है, क्यों करता है वो बताता हूँ। तो देखिए भैया, मान लेते हैं मैं कोई रिंग पकड़ता हूँ ऐसे करके, ये देखिए, ये मेरा वो है कड़ा, ठीक है, तो ऐसे करके है। अब जो है सेंटर ऑफ मास का बेसिक कंसेप्ट ये है कि मास को एज्यूम किया जाता है उस पॉइंट पे, क्या बोलते हैं, वो होने के लिए, क्या होने के लिए? कॉन्सेंट्रेटेड होने के लिए, ठीक। तो मान लेते हैं ये मेरा रिंग है, तो होगा क्या कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके एक्सिस के अलोंग अगर अपन फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी। अच्छा, बहुतों को ये पता ही नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या? मतलब इसका ये सेंटर ऑफ मास का इधर में वाले एक्सिस में अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा इस पे, तो क्या ये मूव करेगा? हाँ, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले एक्सिस से फोर्स लगाऊंगा ऐसे करके, तो क्या ये मूव करेगा? हाँ। तो इन दोनों एक्सिस का जो मैचिंग पॉइंट है, जहां वो दोनों मिल रहे होंगे, वो क्या कहला जाएगा? उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहला जाएगा। अच्छा, ये बात अब समझ में आया ना कि सेंटर ऑफ मास जो है फिजिकली मास प्रेजेंट नहीं होगा उस जगह पे तो भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर ये एल शेप दे देगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे इसका सेंटर से ऐसे ले जाना एक एक्सिस, एक दूसरा या इसके सेंटर से एक्सिस ले जाना, दोनों जहाँ मीट कर गए वो इसका एल का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा? कुछ मत करना, ये वाला जो है ना ए बी का, ए बी सी ले लेते हैं, तो ए बी के सेंटर से एक एक्सिस ले जाना, और ये बी सी के सेंटर से एक एक्सिस ले जाना, और ये ए सी के एक्सिस से एक सेंटर ले जाना, जहाँ तीनों मीट कर गए वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। भले ही यहाँ में कोई मास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास यही पॉइंट होगा। समझ गए? क्या होगा? यही पॉइंट। इसीलिए तो बोला ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। इसको जो है तुम लोग एक काम करो, इसको क्या करोगे, स्क्रीनशॉट मार लो, और क्या इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अगली आगे की बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं यार इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवमेंट ऑफ मास के बारे में, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मासेस क्या होता है? तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता कि अगर मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लेते हैं एक मास m1 रखता हूँ, ठीक है, और इसका जो है ये जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है। तो मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है मेरे पास? m1 r1, ये बेसिकली मेरा मूवमेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, तो मान लेते हैं एक मास m1 है जो यहाँ पे रखा है जो r1 वेक्टर पे है, ठीक है। दूसरा मास m2 है यहाँ पे रखा है जो r2 वेक्टर पे है। दोनों का सेंटर ऑफ मास ये बीच में है जिसका वेक्टर है r सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इस r सेंटर ऑफ मास को पता करने के लिए एक डेफिनेशन आती है, उसको ये डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ मासेस एंड अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ से आया है? ये डेफिनेशन से आया है, ये वाली चीज r सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसको अपन मैथमेटिकली देखें तो r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस, तो m1 r1 प्लस m2 r2 लिख सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या है सिस्टम का, m1 प्लस m2, यहाँ पे देखो टोटल मास m1 है, ये m2 है, ठीक है। तो r सेंटर ऑफ मास का यहाँ से मेरे को पोजीशन मिल जाएगा। अच्छा, ये बात, ठीक है।
तो अगर मैं ये R1 को x1 y प्लस y1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, ठीक है। और R2 को क्या x2 प्लस y2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास R सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ ऐसा सा आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 प्लस अलग से m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यार है ना स्क्रीन में, हाँ ठीक है। तो R सेंटर ऑफ मास मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये जो टर्म है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला जो टर्म है, ये इसको X का सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये जो पूरा टर्म है फर्स्ट वाला, ये है X का सेंटर ऑफ मास, और ये जो पूरा टर्म है Y वाला, ये है Y का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, याद रखे रहना। कौन सा पीछे वाला टर्म है Y का सेंटर ऑफ मास, और आगे वाला जो टर्म है वो है X का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इफ वी एज्यूम ओरिजिन टू बी सेंटर ऑफ मास देन R सेंटर ऑफ मास वेनिशेस। मतलब क्या? मतलब एक मास ये है m1 और एक मास ये है m2। अब इनके बीच में ये जो है ये ओरिजिन है 0 0, और यही सेंटर ऑफ मास भी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये m1 जो है R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, हाँ सेंटर ऑफ मास है। तो अब जो है मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को पता है कि R सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला होता है, क्या? ये वाला। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, लेकिन R सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे है, तो ये 0 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास m1 R1 प्लस m2 R2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो m1 R1 इज नेगेटिव ऑफ m2 R2। हाँ बिल्कुल, क्योंकि R1 जो है इस तरफ है वेक्टर और R2 वेक्टर इस तरफ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या m1 R1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m2 R2। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूंगा तो ये बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आता है R1 बाय R2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। ठीक है, तो मतलब मेरे को यहाँ से क्या पता चला कि ये जो R है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो इसीलिए जब अपन डंबल्स में मास जिस तरफ बढ़ाते हैं सेंटर ऑफ मास भी उसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तो समझ गए, जितना ज़्यादा मास बढ़ाते हैं तो R जो है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। समझ गए? R मतलब क्या? मान लेते हैं एक डंबल है इधर और यहाँ 3 डंबल है, तो पहले R यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक का था R, लेकिन अब सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो गया, तो R कितना हो जाएगा? इतना। समझ गए? ऐसे। होप ये क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा। इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और XCM का यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। X सेंटर ऑफ मास X का m1 x1 प्लस m2 x2, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसको याद रखना। और YCM का ये x1 की जगह y1 डाल देना और x2 की जगह y2 डाल देना, ये वाला टर्म। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूँ मैं। तो अब बात करते हैं यार एक दूसरे मेथड की जिससे अपन सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड मतलब क्या? नहीं, दूसरा मेथड नहीं बोल सकते इसको। बेसिकली जो है, मान लेते हैं अगर 2 पार्टिकल है जिसके सेंटर ऑफ मास को अपन ओरिजिन में रखे हैं, ये है m1, ये है m2, ये है r1 डिस्टेंस पे, ये है r2 डिस्टेंस पे। तो अपने को पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी r1 r2 छोड़ के ये जो टोटल डिस्टेंस है ये वाला, ये है R,
और ये जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है m1 से वो है x, तो बेसिकली ये जो है ये हो जाएगा r माइनस एक्स, हाँ होगा। तो m1 r1 की जगह क्या मैं x डाल सकता हूँ, बिल्कुल, इक्वल टू m2 r माइनस एक्स डाल सकता हूँ क्या, हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास m1 प्लस m2 x कॉमन आ जाएगा, ये जो m2 x आएगा ना इसको इधर ले आएंगे, तो x के साथ कॉमन आ जाएंगे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 r। तो r जो है, जो कि है r नहीं x निकालेंगे ना, r क्या करेंगे, तो x जो है वो आ जाएगा m2 r बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है अपन इस मेथड से निकाल सकते हैं, कब, जब सेंटर ऑफ मास 0 पे होगा, ठीक है। तो अब r माइनस एक्स निकाल लेते हैं, तो r माइनस एक्स कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 m1 r, एक सेकेंड, r माइनस ये, तो m1 r प्लस m2 r, m2 r कट जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 r बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से r माइनस एक्स का भी एक वैल्यू आ गया, ये लो ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 पार्टिकल्स मास 2 kg एंड 4 kg, अच्छा 2 पार्टिकल, इसका मास है, एक का मास है 2 kg, एक का मास है 4 kg, ठीक है। आर प्रेजेंट एट फिक्स्ड डिस्टेंस इफ 2 kg मास इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स 8 मीटर। देखो यहाँ लेफ्ट भी लिखा है शायद, हाँ लेफ्ट है, डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट 8 मीटर, लेफ्ट में 8 मीटर ले गया उसको। तो मान लेते हैं अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या होना जाए, अभी मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से r1 है और यहाँ से r2 है, ठीक है। अब जो है 2 kg को इधर 8 मीटर लेफ्ट की तरफ ले गया, ठीक है। देन फाइंड आउट बाय व्हाट डिस्टेंस 4 kg मास शुड बी डिस्प्लेस्ड सो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये इसी पोजीशन पे रहना चाहिए अगर 4 kg को x डिस्टेंस ले जाते हैं तो ये जो x का वैल्यू है ये निकालना है मेरे को। मतलब क्या, मतलब इधर 2 kg इधर 4 kg, इधर सेंटर ऑफ मास था इनका, अब मैं 2 kg को पीछे 8 ले गया तो 4 kg को आगे कितना ले जाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे रहेगा। अच्छा ये बात, चलिए अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आंसर देखते हैं। तो पहले इनिशियली देखते हैं, किसी को कहीं नहीं ले गए, तो सेंटर ऑफ मास जो है मान लेते हैं, मैं इनिशियली सेंटर ऑफ मास को मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ या फिर 0 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, 0 0 पे, ठीक है। अब जो है तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होता है अगर 0 0 पे रहता है तो, है ना। तो m1 क्या है, m1 है 2, r1 क्या है, r1 नहीं पता, m2 क्या है 4, r2 क्या है नहीं पता, ठीक है। अब दूसरा, अब जो है 8 मीटर इधर खिसकाया इसको मैं, किधर, पीछे की तरफ, ठीक है। 8 मीटर क्या किया, इसको इधर खिसकाया और इसको x मीटर आगे खिसका दिया, तो क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ r1 प्लस 8 होगा क्या, हाँ, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r2 प्लस x होगा क्या, हाँ, क्यों होगा, m1 इंटू r1, अब r1 बढ़ गया ना, 8 मीटर खिसकाया तो इतना हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू m2 r2 भी बढ़ गया ना, x मीटर खिसकाया तो अब हमने को यहाँ से x निकालना है, यहाँ r2 r1 x सब खिचड़ी हो गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 2r1 प्लस 16 इज इक्वल टू 4r2 प्लस 4x हो गया, ठीक है। अब जो है मेरे को, नहीं यार इसको काट दो ना सीधा, कहाँ 2 4 कर रहे हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो यहाँ पे r1 इज इक्वल टू, यहाँ से r1 इज इक्वल टू जो है 2r2 निकल के आ रहा है, तो r1 की जगह 2r2 डाल देता हूँ, तो 2r2 प्लस 8 इज इक्वल टू 2r2 इज इक्वल प्लस 2x। अब 2r2 यहाँ भी कट गया, ये ले, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 4 मीटर। मतलब क्या, अगर मैं
2 केजी को अगर पीछे 8 मीटर ले जा रहा हूँ तो 4 केजी को 4 मीटर तो लेके ही मेरे को जाना पड़ेगा, तभी जो है मैं मेरा जो ये जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वो इसी पॉइंट पे रहेगा। हाँ चलिए, मतलब अगर आदमी ऐसी जनरल नॉलेज में भी देखेगा ना इसको तो आंसर 4 मीटर ही लेके आता वो, क्योंकि 8 दूनी 16 यहाँ भी हो रहा है, 8 दूनी 4 चौक 16 यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपने को एकदम फार्मूला लगा के अच्छे से मैथमेटिकली प्रूफ करके भी करना है, इसीलिए ये फार्मूला लगा के किया गया है, ठीक है। मतलब आंसर सही आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं यार इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या बोलता है। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 4 kg एंड 2 kg आर लोकेटेड एज शोन। मतलब 4 kg का मास यहाँ 0 0 पे है और 2 kg वाला पता नहीं कहाँ है, दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन 5 मीटर दूर है दोनों। देन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो चलो यार अब पता लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन एक और 2 kg का जो मास है उसका कोऑर्डिनेट पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट पता लगाते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ये 5 मीटर है और ये 37 डिग्री है, तो 5 cos 37x कोऑर्डिनेट होगा क्या ये वाला? हाँ, तो cos 37 कितना होता है? एक सेकंड, sin 37 होता है 3/5, तो cos 37 होता चाहिए 4/5, तो 5 × 4/5 y इज इक्वल्स टू 5 sin 37, तो ये होना चाहिए इक्वल्स टू 5 × 3/5, 3/5 35 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये y जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4। मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा? 4 और 3, ठीक है, ठीक है। अब जो है 4 और 3 हो गया। अब क्या करना है अपने को? x और y कोऑर्डिनेट आ गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है? तो x में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है वो होगा m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ m1 क्या है? 4, x1 क्या है? 0, ठीक है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। m2 क्या है? 2, x2 क्या है? 4, तो 2 × 4 प्लस 0 अपॉन m1 क्या है? 4 प्लस m2 क्या है? 2, तो 8/6 या फिर 4/3 भी बोल सकते हैं। अब y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो ये होता है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1 क्या है? 4, y1 क्या है? 0, m2 क्या है? 2, y2 क्या है? 3, तो 2 × 3/2 प्लस 4, तो 6/6 1 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आया? 4/3 और 1, मतलब यहाँ कहीं आएगा वो, ठीक है। 4/3 और 1 जो है वो सेंटर ऑफ मास का मेरे कोऑर्डिनेट आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम की। तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कोई, ठीक है, उसमें सेंटर ऑफ मास कितना होता है? तो मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो है एक बॉडी है जो बहुत सारे मासेस से बनी है, ठीक है, n नंबर ऑफ मासेस। सबका जो है पोजीशन वेक्टर है r1 r2 r3 rn ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये पूछा है सेंटर ऑफ मास क्या होगा n पार्टिकल सिस्टम का। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये कैसे निकलेगा? वही r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस का। तो मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं r1 को x1 y1 डालूं, r1 को
x1 y1 डालूँ, x1 प्लस y1, R2 को x2 प्लस y2 डालूँ, और r वैसे ही करके Rn को xn प्लस yn डालूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक x का टर्म अलग हो जाएगा, एक y का टर्म वाला अलग हो जाएगा। तो r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस डैश 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 mnxn बाय m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। ठीक है, ये जो है सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। प्लस अब y वाला टर्म भी तो होगा, तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस डैश 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 mnyn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn, n नंबर ऑफ मासेस। ठीक है, लीजिए यहाँ जो है सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला आएगा। तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है सिर्फ x वाला, जिसको x सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट। और ये वाला जो चीज़ है पर्टिकुलरली, ये जो है इसको अपन y सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट मार लो। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बहुत बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, मिटाता। तो अब बात करते हैं यार इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं तगड़े से। कुछ नहीं, सस्ता सही क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बोलता है 3 पॉइंट मास हैज केप्ट ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा करके 3 मासेस दिया हुआ है मेरे को, 2 kg है। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है और कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो 1 kg को मान लेते हैं 0 0 पे है, और साइड कितना 2 मीटर है, तो यहाँ से 2 मीटर, तो x में 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 0। हाँ, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 0, ये 2 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x में कितना होगा, x में तो ये जस्ट हाफ हो जाएगा ये वाला, तो 2 का हाफ 1 होता है, और y में हो जाएगा √3l/2 होता है। तो l की जगह ले लूँगा मैं, l की जगह है 2 मीटर, तो √3/2 इंटू l है, तो l 2 है, तो ये हो जाएगा √3, तो √3 आएगा y एक्सिस इसका। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो x में सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं पहले। m1 x1, तो m1 क्या है 1 kg, और x1 क्या है 0, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा सबसे पहला वाला, 1 इंटू 0 प्लस m2 x2, तो 2 इंटू x2 क्या है 2, प्लस m3 x3 मतलब 3 इंटू 1 अपॉन टोटल मास 2 1 3 और प्लस 3 6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 7, तो 7/6 हो जाएगा। अब y सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। तो y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 y1 मतलब 1 इंटू 0 प्लस m2 y2 मतलब 2 इंटू y2 क्या है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस m3 y3 मतलब 3 इंटू √3 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मतलब √3/2। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस कुछ ऐसे आ जाएगा 7/6 प्लस √3/2। ये सेंटर ऑफ मास नहीं, प्लस कहाँ, x में इतना है सेंटर ऑफ मास, y में इतना है। ठीक है, अब जो है इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली दिया है 4 पार्टिकल केप्ट ऑन ए स्क्वायर, फाइंड सेंटर ऑफ मास, मतलब 4 पार्टिकल दिया है, सेंटर ऑफ मास बताने बोला है। तो वही घिसा पिटा का कहानी, XCOM निकालो। m1 x1, तो m1 है 1, x1 क्या है 0, m2 x2 मतलब 2 इंटू x2 क्या है a, m3 x3 मतलब 3 इंटू a, प्लस m4 x4 4 इंटू 0 अपॉन टोटल मास 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10। तो x सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना हो जाएगा,
हो जाएगा 5a/10 या फिर उसको a/2 भी बोल सकते हैं। अब y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा m1 y1, तो 1 इंटू y1 क्या है 0, तो 1 इंटू 0 प्लस m2 y2 मतलब 2 इंटू 0 प्लस m3 मतलब 3 इंटू a m3 प्लस m4 मतलब 4 इंटू a अपॉन टोटल मास है 10, तो ये हो जाएगा 7a/10। ठीक है, तो अपने पास सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है यहाँ पे a/2 और 7a/10 ये आ रहा है। ठीक है, होप इतना समझ गए हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूँ इसको मैं। तो अब देखते हैं आज के कुछ आखिरी से सवाल। ठीक है, उसके बाद अपन ये वीडियो रैप अप करेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये क्या बोलता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इज टेकन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 मास का उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए तो मतलब क्या कि जो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम है उसको अपन उसमें ले लिए पोजीशन में 0 0 0 पे, मतलब 0 0 पोजीशन पे ले लिए बोल सकते हो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4g इज अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 पार्टिकल एंड 3 पार्टिकल सिस्टम इज 1 2 3 फाइंड अल्फा। कुछ नहीं किए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, मतलब इस कोऑर्डिनेट में यहाँ पे जो है 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम वाले ले लिए हैं, मतलब 6 ग्राम टोटल यहाँ पे है। कहाँ पे 0 0 पे। ठीक, अब जो है एक फोर्थ पार्टिकल आता है जो कि है 4 ग्राम का, और कहाँ पे अल्फा टाइम्स, एक सेकेंड, अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप में। ठीक है, ऐसे करके है ये, ऐसा करके है। और बोल रहा है कि इस 6 ग्राम और 4 ग्राम वाले पार्टिकल्स के बीच में जो सेंटर ऑफ मास है वो है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अपने को अल्फा निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, अपने को एक्स सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 1। ठीक है, ये देखो ना 1 है ना, एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास 1 है, तो m1 x1, तो m1 x1 क्या है 0, मतलब 6 ग्राम इंटू 0 6 इंटू 0 प्लस m2 x2, m2 कितना है 4 इंटू अल्फा x1 लेना, अल्फा आई कैप है ना x1, तो अल्फा अपॉन टोटल मास कितना है, इधर 6 इधर 4, तो ये 10g, मतलब 10 ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इधर 10 है तो इधर 0 है, तो 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 बोल सकता हूँ क्या, हाँ, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10/4 दैट इज 5/2 बोल सकता हूँ क्या, हाँ, तो अल्फा जो है अपना यहाँ पे 2.5 आ गया है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला देखते हैं, तो दो जो है अपना 5 मासेस रखा हुआ है, ये भी 5 kg है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 10 मीटर सबका है। अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका। ठीक है, कहीं लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पहले अपन एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो m1 इंटू, ये तो 0 0 0 में है, तीनों 0 है इसका। ठीक है, ये कितने पे है, ये है 10 0 पे, ये कितने पे है, ये -10 0 पे, ये कितने पे है, ये है 0 10 पे, और ये कितने पे 8 और 6 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए क्या, m1 x1 मतलब 5 इंटू 0 हो गया पहला, तो 5 इंटू 0 प्लस दूसरा है 5 इंटू -10, 5 इंटू -10 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 प्लस फिर से 5 इंटू 0, ये वाले का यार x तो 0 है ना इसका,
अपॉन टोटल मास हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू -10 प्लस 5 इंटू 10, ये तो दोनों कट गया, हाँ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कट गया। 5 8 ज़ा 40, तो 40/25 दैट इज 8/5। ये x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास ढूंढता हूँ मैं। m1 y1 तो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस m2 y2 5 इंटू 0, ये भी 5 इंटू 0, तो 3 5 इंटू 0 मिल गए हैं। और चौथा ये 5 इंटू 6 हो गया, प्लस ये 5 इंटू 10 हो गया। ये देखो इसका y एक्सिस 10 है ना, 5 इंटू ये 6 है ना, ये 5 इंटू 10 हो गया, अपॉन आ गया 25। तो 30 प्लस 50 दैट इज 80/25, 80 दैट इज 16/5 आई थिंक, यस 16/5। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो है 8/5 और 16/5। तो लीजिए भैया, अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये नीट का सवाल है, 2020 में आया हुआ, ना गंदा सवाल। इसमें बोला है एक 5 किलो का मास है, एक 10 किलो का मास है, और फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg। 5 kg सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, 1 मीटर इनका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस d का एक फॉर्मूला होता था, अपन देखे थे m2 x अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। d क्या है, एक सेकेंड, यहाँ क्या निकालना है अपने को, हाँ x क्या है 1 मीटर है, और d क्या है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है d, ठीक है। तो m2 क्या है 10, x क्या है 1/10 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 1 मीटर, ठीक है। अगर 1 मीटर को मैं 100 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3, तो ये हो जाएगा 67 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तो डिस्टेंस डी कितना आ जाएगा 67 सेंटीमीटर। ये नीट में आया, देख रहे हो कितना गंदा सा क्वेश्चन, ठीक। होप ये लेक्चर क्लियर होगा, होप मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा होगा। यहाँ तक आए हो तो मतलब कुछ ना कुछ लेक्चर में बात दिखी होगी, तभी तक अभी तक रुके हो। धन्यवाद यहाँ तक आने का, और प्रभु जी कृपा करो सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं भी करोगे तो मैं क्या कर लूँगा वैसे। ओ स्माइल इन पेन। तो चलिए यार चलते हैं, मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय।